नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है और आज हम द हिंदू का 21 जून के एडिशन का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आज के एनालिसिस को हम शुरू करने से पहले जो पहली खबर है, जो हमारे थंबनेल में भी है, हम उसकी बात करेंगे। और ये खबर हमें ये बताती है कि इंसान की जो एडवेंचर की चाह है, उसकी सीमा न आसमान की ऊंचाइयों में है, न पानी की गहराइयों में है। और इसी के मद्देनज़र दोस्तों, 3 दिन से जो एक टूरिस्ट सबमरीन है, जो टाइटैनिक के एक्सपीडिशन पे निकली थी, जिसमें 5 विजिटर्स थे, जिसमें 5 जो टूरिस्ट थे, वो अभी तक नहीं मिली। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, आज के 3 दिन पहले एक एक टूरिस्ट सबमरीन जिसका नाम है टाइटन, वो अटलांटिक ओशन की तलहटी में जो टाइटैनिक का रैकेज है, उसके एक्सपीडिशन पे निकली। और दोस्तों, एक्सपीडिशन के निकलने के मात्र 1.5 घंटे बाद ही उसका संपर्क जो ऊपर की शिप है, जो ऊपर की शिप जो उसके नियंत्रण में थी, उससे टूट गया। और अब वो ओशन डीप में कहाँ पे है, क्या है, कैसे है, क्या कर रही है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जो टाइटैनिक है, जो सी बेड पे इस समय उसका रैकेज पड़ा हुआ है, वो लगभग ओशन की सतह से 4 किलोमीटर नीचे है। दोस्तों, इस गहराई पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए उस जो पनडुब्बी जो अंदर गई है टूरिस्ट को लेके, उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब जब कि उससे संपर्क टूट गया है, तो उस पनडुब्बी का क्या हाल है, उसमें लोग कैसे हैं, 3 दिन से वो कहाँ हैं, इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। इवन जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा चुका है, उसके बावजूद भी ओशन के अंदर उस पनडुब्बी का मालूम के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। उस पनडुब्बी के बारे में थोड़ा बता दूं दोस्तों आपको। ये 5 पर्सन्स को ले जा सकती है, और ये कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी है, जो कि सबसे मजबूत धातु होते हैं, और वो बड़े से बड़े प्रेशर को झेल सकते हैं। और उसमें 96 आवर्स का ऑक्सीजन सप्लाई है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 3 दिन बीत चुके हैं, तो अब इस 96 आवर्स के ऑक्सीजन सप्लाई में मात्र कुछ ही आवर्स का ऑक्सीजन सप्लाई बचा होगा। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, तो सर्वाइवर्स के चांसेस इनके कम हैं। और ये जो कंपनी है जिसकी ये टाइटन सबमरीन है, जो पनडुब्बी है टाइटन, उसका नाम है ओशन गेट एक्सपीडिशंस। दोस्तों, इससे पहले भी ओशन गेट एक्सपीडिशन ने इस तरह के विजिटर्स को टाइटैनिक के रैकेज के पास वो ले गए हैं, और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। एक बार इससे पहले जब वो ले गए थे, तो 5 घंटे के लिए उनका संपर्क जो है शिप से टूट चुका था, लेकिन फिर उसके बाद संपर्क वापस स्थापित हुआ और वो सेफली ऊपर आ गए। लेकिन इस बार दोस्तों वो 3 दिन से गायब हैं, और जो उसमें 5 लोग हैं, जो 5 मल्टी बिलियनियर्स हैं दोस्तों, उनका कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक आदमी को टाइटैनिक के रैकेज को दिखाने का जो किराया है, वो 2.5 लाख पाउंड है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कॉस्ट देके लोग अपने एडवेंचर्स की जो चाह है उसको पूरी कर रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा एडवेंचर है, उतना ज़्यादा जान का जोखिम है। अब जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, इनके सर्वाइवर के चांसेस कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ये 5 बिलियनियर्स कौन हैं। दोस्तों, इसमें है ब्रिटिश नागरिक, ब्रिटिश के जो बिलियनियर हैं, हामिश हार्डिंग। दोस्तों, हामिश हार्डिंग जो हैं, वो इससे पहले जेफ बिजोस के ब्लू ओरिजिन के माध्यम से स्पेस की भी यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा पॉल हेनरी हैं, जो फ्रेंच के हैं, और वो इस ओशन गेट एक्सपीडिशन के रिसर्च के मालिक भी हैं। और इसके अलावा 2 पाकिस्तानी बिलियनियर्स भी इसमें हैं, लंदन बेस्ड, जो हैं शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे। तो ये 5 लोग इस समय गायब हैं, और इनके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। और इनके जो एडवेंचर की चाह थी, जो इन्हें पानी की गहराइयों में खींच के ले गई, अब उसकी वजह से इनकी जान पे बनाई है, इनकी जान पे खतरा बनाया है। और आने वाले समय में पता चलेगा कि ये कहाँ हैं, कैसे हैं, और सुरक्षित हैं कि नहीं। चलिए दोस्तों, अब काम की खबरें देखते हैं। तो पहली खबर है, एससी क्लियर्स डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन बंगाल फॉर लोकल पोल्स। तो ये खबर काफ़ी दिन से चल रही है कि बंगाल में जो लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें काफ़ी हिंसा हो रही है, काफ़ी वायलेंस हो रहा है। तो उसको देखते हुए वहाँ की हाई कोर्ट ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि वहाँ के गवर्नर को ये कहा कि आप रेकमेंड करें कि सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो वेस्ट बंगाल में आएँ और पंचायत इलेक्शन कराएं।
दोस्तों एक आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत इलेक्शंस हो, तो जिन जिन भी पोलिंग बूथ पे सेंट्रल फोर्सेस रहती हैं, सीआरपीएफ रहती है, वहाँ पे इलेक्शंस बहुत आराम से हो जाते हैं। और जिन जिन पोल्स पे, जिन जिन बूथों पे लोकल पुलिस रहती है, वहाँ इलेक्शन कराने में बहुत मुश्किल होती है। वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, वहाँ के जो प्रधान हैं, वहाँ के जो एमएलएज़ हैं, वो वहाँ की जो पोलिंग टीम गई होती है उस पर अक्सर दबाव बनाते हैं और फर्जी वोटिंग कराते हैं। वहाँ कोई व्यवस्था होती नहीं है पोलिंग ऑफिसर्स के लिए, उनके रहने के लिए, तो उसका इंतज़ाम भी ये लोकल लोग ही करते हैं और उसके बदले में उनको कुछ फेवर चाहिए होता है। तो दोस्तों एमएलए और एमपी के इलेक्शंस में तो ठीक है, इनका इनका एरिया ऑफ स्कोप बड़ा होता है, तो इसमें धांधली अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो उसका इफ़ेक्ट पूरा मैक्रो लेवल पे नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों पंचायत इलेक्शंस में ये मामला बहुत ही संगीन हो जाता है, क्योंकि एक पंचायत में 1, 2 या 10 वोटों से भी फ़र्क पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि ये बहुत टाइट रोप्ड कॉम्पिटिशन हो जाता है और इसमें वॉयलेंस की जो इसमें झगड़े के जो आसार हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। और दोस्तों बंगाल में जब भी इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है कि बंगाल में इस तरह के वॉयलेंस की घटनाएं हमेशा सुनाई देती है। और उसी को देखते हुए शायद हाई कोर्ट ने कहा कि अब आप जो है पोलिंग बूथ्स पे सेंट्रल फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस आप तैनाती करिए, ताकि वॉयलेंस कम हो, वॉयलेंस ना हो। तो इसी के अगेंस्ट वहाँ की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम ये इलेक्शन स्टेट मशीनरी के रहते हुए ही करा सकते हैं, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा देखने में तो नहीं लग रहा है कि सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ वॉयलेंस हो रही है जिसको आप रोकने में नाकाम है। इसीलिए जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होगा, उसको एससी ने मंजूरी दे दी। और अब जो है वहाँ के लोकल पंचायत इलेक्शन में हाई कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस रहेंगी, जिससे कि वहाँ पीसफुल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन होने के आसार अब बढ़ गए हैं। दोस्तों दूसरी खबर है कि आसाम राइफल्स जो हैं वो मणिपुर के जितने लाइफलाइन, मतलब जितने रोड हैं, जितने ब्रिजेस हैं, उनको अब सिक्योर करेगी। दोस्तों मणिपुर में आपको पता है कि वो हिंसा चल रही है। मणिपुर में मिट्टी कम्युनिटीज़ और कुकी और नागा कम्युनिटीज़ के बीच में वॉयलेंस बढ़ता जा रहा है। तो अब दोस्तों उससे क्या हो गया है कि जो मणिपुर और मिज़ोरम को जो मेन हाईवे जोड़ती है, जिसको हम सिंजवाल नेशनल हाईवे 102B भी कहते हैं, उस पर खतरा आ गया है। उस पर मिट्टी कम्युनिटीज़ के जो इंसर्जेंट्स हैं वो उस पर हमले का प्लान बना रहे हैं, उसको ब्लॉक करने का प्लान बना रहे हैं, ताकि जो नागा और कुकीज़ का माइग्रेशन है मणिपुर मिज़ोरम में वो ना हो पाए। तो इसी को सिक्योर करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस ने आसाम राइफल्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया है। और न सिर्फ ये पुल, बाकी जितने भी कम्युनिकेशन लाइंस हैं, सबको ये आसाम राइफल और हमारी जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उसको सुरक्षित करेंगी। और वहाँ पे सारे जो ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स का मूवमेंट है, वो आराम से स्मूथली हो पाए, ये सुनिश्चित करेंगी। तो दोस्तों ये 2 खबरें थी फ्रंट पेज की। अब आते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, तीसरी खबर की तरफ। ये कहता है कि पीएम मोदी लैंड्स इन यूएस, मेनी इवेंट्स इन पाइपलाइन। दोस्तों हमारे जो पीएम हैं वो यूएस जा चुके हैं और वहाँ वो बहुत सारे इवेंट्स में भाग लेंगे। और वो सारे इवेंट्स इस तरफ होंगी, इंडिया के इंटरेस्ट को यूएस में बताया जाएगा और कैसे ये भी बताया जाएगा कैसे इंडिया का इंटरेस्ट इस समय कॉग्निजेंस में है, यूएस के कॉन्करेंस में है, यूएस के इंटरेस्ट में। तो ये सारी बातें होंगी। प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन से मिलेंगे, वहाँ के कांग्रेस के नेताओं से मिले, वहाँ के कांग्रेस के जो एमपीज़ हैं, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी जॉइंट सिटिंग को भी संबोधित करेंगे। फिर वहाँ के जो इंडियन डियास्पोरा है और जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे ही मिलेंगे। तो इन सब से मिल के दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए एक अच्छा माहौल बनाएंगे यूएस में, ताकि इन्वेस्टमेंट्स आए यूएस और इंडिया में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सके। और यूएस इंडिया का जो कोalition है वो साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक में पीस और स्टेबिलिटी कायम करने के लिए कारगर हो, इस पे भी हमारे पीएम फोकस करेंगे। और
जो हमारे पीएम का चेन ऑफ इवेंट्स है वो एक बार देख लेते हैं दोस्तों। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के दिन, वो नाइन्थ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे के दिन वो यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में योगा डे में भाग लेंगे। उसके बाद 22 जून को दोस्तों वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलेंगे और अपनी हाई लेवल डायलॉग करेंगे डिफेंस के क्षेत्र में और भी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके क्षेत्र में। उसके बाद उसी दिन दोस्तों वो यूएस कांग्रेस की जॉइंट सिटिंग को संबोधित करेंगे। उसके बाद 23 जून को वो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मिलेंगे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से ही मिलेंगे, जो कि चाइना की यात्रा पे गए थे हाल ही। और उसके बाद जो वहाँ लीडिंग सीईओज़ हैं यूएस में और जो प्रोफेशनल्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे भी वो मिलेंगे, इंडियन डायस्पोरा के लोगों से भी मिलेंगे और सबसे मिलने के बाद फिर वो इजिप्ट के लिए निकल जाएंगे दोस्तों। तो ये उनका एक वहाँ का प्लान है जिससे वो हमारे देश के लिए एक डील करने गए हैं। सबसे बड़ी डील है दोस्तों, आपको पता है, वो जनरल इलेक्ट्रिक्स हॉल से करने जा रही है एरोस्पेस इंजीनियरिंग और इंजन्स बनाने के लिए। दोस्तों इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि भारत अभी तक एरोस्पेस इंजन क्यों नहीं बना पाया है और फ्यूचर में उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। ये वीडियो आज या कल में मैं रिलीज़ करूंगा। तो दोस्तों इन सब कामों के लिए हमारे पीएम मोदी वहाँ गए हैं और हमें उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट बेहद पॉजिटिव रहेगा। दोस्तों अगली खबर पे आते हैं। चाइना पाक इंक न्यूक्लियर पैक्ट डील। दोस्तों चाइना और पाकिस्तान ने सिविल न्यूक्लियर डील किया है और ये सिविल न्यूक्लियर डील क्या है दोस्तों? चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट चश्मा इन मियांवाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ये जो एक न्यूक्लियर प्लांट है वो मियांवाली डिस्ट्रिक्ट पंजाब में उसको लगाया जाएगा और ये 200 मेगावाट की होगी, 1200 मेगावाट की होगी। और दोस्तों इस समय आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत ख़राब है बहुत ही, वहाँ डेब्ट क्राइसिस चल रहा है और वो डिफ़ॉल्ट भी कर सकती है कभी भी, आईएमएफ भी उसको लोन नहीं दे रही है। तो इन सब कंडीशंस में चाइना ने एक तरह से ऑल वेदर फ्रेंड की तरह एक्ट किया है और 4.8 बिलियन डॉलर वहाँ इन्वेस्ट किया है इस पावर प्लांट में। दोस्तों चाइना का एक पॉलिसी होता है सॉफ्ट लोन देने का, वो सबको फ्रेंड बनाती है सॉफ्ट लोन देके। हालांकि ये सॉफ्ट लोन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है चाइना का, लेकिन चाइना अक्सर कंट्रीज़ में सॉफ्ट लोन देती है, ऐसे ल्यूक्रेटिव लोन्स जिसकी इंटरेस्ट आपको 50 साल 100 साल में चुकाना होता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, तो छोटी कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ की गवर्नमेंट सोचती है कि चलो आज तो हम इनसे 50 लाख या 50 करोड़ डॉलर्स ले लेते हैं जो हमको 50 साल में चुकाने हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट ये नहीं समझ पाती कि 50 साल बाद इनकी जो आगामी गवर्नमेंट्स आएंगी उन पे ये लोड बढ़ जाएगा और इसका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो इनकी कंट्री इस डेब्ट क्राइसिस से निकलेगी नहीं और भी चाइना के ग्रिप में आ जाएगी। तो यही सेम काम ये पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन ऐसे देशों से चाइना यही काम कर रहा है, उनको अपने डेब्ट ट्रैप में धीरे धीरे लेता जा रहा है। हालांकि अभी कंट्रियां समझ गई हैं श्रीलंकन क्राइसिस के बाद कि इस तरह के जो लोन्स होते हैं वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं और अल्टीमेटली इनको अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा ताकि इस तरह के लोन्स की नौबत ना आए। और इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो इंडिया जैसी कंट्रियों से हेल्प लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया जो है वो प्रोडक्शन बेस्ड डेवलपमेंट में इन देशों की सहायता करता है, वहीं चाइना जो है वो डेप्थ बेस्ड डेवलपमेंट में इन लोगों की सहायता करता है। तो दोस्तों प्रोडक्शन बेस्ड डेवलपमेंट और डेप्थ बेस्ड डेवलपमेंट ये 2 टर्म्स हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो न्यूक्लियर पैक्ट हुआ है ये एक तरह से डेप्थ बेस्ड डेवलपमेंट इसको कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना ने ऑलरेडी बहुत डेप्थ दे दिया है और अब पाकिस्तान के ऊपर इतने डेप्थ हो चुके हैं कि वो अनसस्टेनेबल हो गया है और वहाँ क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है। और आप देख सकते हैं चाइना जिन जिन कंट्रीज से दोस्ती करता है, जिनको डेप्थ देता है, उनके साथ अमूमन यही हाल होता है। देखिए श्रीलंका के साथ भी यही हाल हुआ, पाकिस्तान के साथ यही हाल हुआ। चूँकि म्यांमार और बांग्लादेश की इकॉनमीज़ बहुत बड़ी हैं, इस वजह से उनका ये हाल तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसी राह पे चलते गए तो उनका भी शायद एक दिन यही हाल हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। NCCSA इज़ अ सेंट्रल कॉन्स्पिरेसी टू कंट्रोल दिल्ली बाय स्लीप। देखिए दोस्तों इस समय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और वहाँ के LG साहब जो हैं, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए, उनके बीच में बहुत टसल चल रहा है। और ये टसल कुछ नहीं है, बस ये है कि पावर किसके पास रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि हर हाल में पावर उनके पास रहे और सेंटर ये किसी हाल में होने नहीं देना चाहती। तो उससे क्या हो रहा है कि
बार बार ये लोग कोर्ट्स में जा रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट बयानबाजी कर रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं उससे ये कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से कि पावर इनके हाथ में रहे। तो अभी इसी सीरीज़ में क्या हुआ कि एलजी के डिसीजंस को पलटने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दिया कि देखो भाई, जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो चुनी हुई गवर्नमेंट के ही पास होगी। तो एससी ने इनके केजरीवाल जी के फेवर में रूलिंग दे दी कि भाई जो चुनी हुई सरकार है वही ब्यूरोक्रेसी को चुनेगी और उसी से वो गवर्नमेंट चलाएगी, जो कि एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट के हित में नहीं था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। कौन सा ऑर्डिनेंस पास किया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। ये ऑर्डिनेंस जो है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए यूज़ किया गया। और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। दोस्तों अब ये अथॉरिटी क्या करेगी दोस्तों? ये दोस्तों अथॉरिटी का काम है कि जो भी सिविल सर्विसेज के मेंबर्स हैं, जो भी सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन, ये सारी चीज़ें यही अथॉरिटी डिसाइड करेगी। और ये अथॉरिटी डिसाइड क्या करेगी? ये अथॉरिटी मीटिंग रखेगी, उस पर फिर रिकमेंडेशन देगी वो एलजी साहब को। और इस अथॉरिटी में दोस्तों है कौन? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं इसमें, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं इसमें और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट। तो आप ये समझ सकते हैं सीएम ही एक हैं जो वहाँ के आप गवर्नमेंट के हैं, बाकी दोनों जो हैं चीफ सेक्रेटरी और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसको इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको कैसे बदल दी गई। अगर ये दोनों नहीं चाहेंगे कि सीएम का कोई डिसीजन माना जाए तो रिकमेंडेशन इनके फेवर में चला जाएगा। अगर इन तीनों के रिकमेंडेशन को एलजी साहब नहीं मानेंगे तो भी ये रिकमेंडेशन चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे पावर्स इस ऑर्डिनेंस के थ्रू इनसे ले लिए और दोस्तों इस ऑर्डिनेंस को पास कराना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोकसभा में कोई बड़ी बात होगी नहीं। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि जो ये अथॉरिटी बनाई गई है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में, उसके थ्रू वहाँ की जो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और जितनी भी एक्शंस वे रिलेटेड टू वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी साहब के हाथ में चले गए हैं। इसी बात से हमारे जो केजरीवाल सर हैं वो नाराज़ हैं। चलिए दोस्तों आगे खबर पे आते हैं। सेमीकंडक्टर फैब द अनफिनिश्ड एजेंडा। दोस्तों हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत दिन से एस्पायर कर रहे हैं, लेकिन हमें उसको बनाने में अभी तक हम उसको बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा देश सेमीकंडक्टर का हब बन जाए, हम चाहते हैं कि जो फाइटर जेट्स के इंजन हो वो हमारे देश में ही बने, लेकिन ये दोस्तों ये सोचने से नहीं होगा। ये सारी जो इंडस्ट्री हैं ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हैं और इनको बनाने में बहुत समय लगेगा। इसी के बारे में बात किया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर का जो फैब्रिकेशन है, FAB मतलब फैब्रिकेशन को बनाना, ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो दोस्तों चलिए सेमीकंडक्टर की स्थिति हमारे देश में क्या है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, वो एक बार हम मोटा मोटी देख लेते हैं। दोस्तों सेमीकंडक्टर जो है क्या होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में कंडक्टिविटी करते हैं। वो प्योर एलिमेंट्स हो सकते हैं, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम है, गैलियम है, आर्सेनाइड है, कैडमियम सेलेनाइड है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेमीकंडक्टर माने जाते हैं और दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट सर्व द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ आवर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों जो भी चिप बनाए जाते हैं वो इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनाए जाते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे लाइफ में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का बहुत ही महत्व है। वो हमारे मोबाइल के चिप से लेके टीवी और इवन हमारे हवाई जहाज़ों तक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे होते हैं। वो एक तरह से समझ लीजिए कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की ये हार्ट एंड सोल हैं। इनके बिना आप मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों अब ग्लिच कहाँ है? ग्लिच ये है दोस्तों कि ये जो सेमीकंडक्टर है इनके फिनिश्ड प्रोडक्ट तो हमारे देश में बहुत बनते हैं, लेकिन ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसको हमारे देश को इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये लगभग ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 2025 तक हम $100 बिलियन का हम सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा? इससे हमारी काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व लॉस होगी। अब दोस्तों
क्यों हम अपना सेमी चिप यहाँ नहीं बना पा रहे हैं, सेमीकंडक्टर हम अपने देश में क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला बात यह है कि जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो ताइवान, साउथ कोरिया एंड यूएसए में वो कंसंट्रेटेड है। और जो फैब सेटअप है, जो फैब्रिकेशन होता है सेमीकंडक्टर का, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है दोस्तों। उसमें बहुत पैसे, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मान लिया कि हमने सेमीकंडक्टर फैब का एक प्लांट खोला, वहाँ खूब पैसे लगाए, खूब R&D किया, तो दोस्तों जिस टाइम पीरियड तक वो कंप्लीट होगी तब तक वो फैब्रिकेशन, तब तक वो सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो जाएगी। और जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्लांट्स हैं वो नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर चुके होंगे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ना सिर्फ हमको फैब की जो फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं वो लॉन्च करने हैं, बल्कि हमें उसका डेवलपमेंट भी इतनी तेज़ी से करना है कि जो टेक्नोलॉजी आगे आने वाली है उसे हम पहले ही बना के तैयार रखें, ताकि हम इन मार्केट से compete कर पाएँ। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि हमें दौड़ना ही नहीं है, हमें बहुत तेज़ दौड़ना है। हमें इतना तेज़ दौड़ना है कि जो कंपटीटर्स ऑलरेडी दौड़ रहे हैं उसको हम एक कम समय में पिछाड़ सकें। तो दोस्तों समझ सकते हैं आप ये कितना बड़ा टास्क है हमारे देश के लिए। लेकिन वी आर ऑप्टिमिस्टिक, और हमारी सरकार इस पे बहुत मेहनत कर रही है, बहुत काम भी कर रही है, और कुछ इंसेंटिव्स उसने लॉन्च किए। देखिए दिसंबर 2021 में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लॉन्च किया गया $10 बिलियन का। फिर डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई गई कि हम जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको बनाने के लिए जो कंपनियां पैसा लगा रही हैं उसमें हम कुछ इंसेंटिव उनको दें, ताकि उनके ऊपर खर्चा कम आए, कुछ गवर्नमेंट भी इसका बर्डन बियर करे और वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो। हालांकि अभी ऐसा हुआ नहीं है। अभी हाल ही में वेदांता और जो ताइवान चिप मेकर है फॉक्सकॉन, उन्होंने एक MOU साइन किया है और वो एक प्लांट सेटअप करेंगे गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। लेकिन अभी ये एक MOU लेवल पे ही है, अभी ग्राउंड पे नहीं आया है। और हमारे जो कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर बनाना चाहती हैं, उनको डिज़ाइन पार्टनर भी जो बाहरी कंपनीज़ हैं उनको ढूंढने में मुश्किल होती है और उनके साथ MOU साइन करने में मुश्किल होती है। तो इन सब स्टेप्स को हमारी गवर्नमेंट आसान बना रही है, ताकि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे देश में बूम करे और हम भी एक ताइवान और कोरिया की तरह एक बड़े चिप मैन्युफैक्चरर बन जाए। दोस्तों अब हम अगली खबर पे आते हैं। देखिए UPI पेमेंट्स की बात की गई है इस आर्टिकल में। कहा जा रहा है कि भाई UPI पेमेंट जो है वो यूज़र्स के लिए तो बड़ा रिलीफ का काम करती है, लेकिन बैंक्स के लिए पूरा हेडेक है। वो इसलिए है दोस्तों कि अब UPI पेमेंट्स का काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। भैया अब एक सब्जी वाला भी फ़ोन पे रखा हुआ है, पेटीएम रखा हुआ है। आपको छुट्टे के पैसे की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहीं चले जाइए, बस भिखारी इस देश में बचे हुए हैं जो UPI का यूज़ नहीं कर रहे हैं, शायद वो भी करना शुरू कर दें, लेकिन बाकी सब UPI का यूज़ कर रहे हैं। तो UPI के प्रचलन से छुट्टे पैसे की समस्या ख़त्म हो गई है एक तरह से देखें तो UPI पेमेंट इस लार्ज स्केल पे यूज़ किया जा रहा है कि अब जो बैंक्स है वो उनके लिए पूरा हेडेक बन गई है, क्योंकि बैंक्स के माध्यम से ही UPI पेमेंट किया जाता है। RBI की गाइडलाइंस हैं कि भाई UPI पेमेंट जो है वो आप 1 लाख रुपए पर डे तक कर पाओगे और 10 ट्रांजेक्शन करना है, लेकिन 20 ट्रांजेक्शन करना है। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि बैंक्स अपने अपने नियम के साथ आ जा रही हैं। कोई 30 ट्रांजेक्शन अलाउ कर दे रहा है, कोई 25 ट्रांजेक्शन अलाउ कर दे रहा है, लोग लिमिट भी बढ़ा दे रहे हैं। तो इससे क्या हो जा रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही है। तो दोस्तों यही इसमें बोला जा रहा है कि UPI का जैसे जैसे प्रचलन बढ़ रहा है तो अब इस सिस्टम को और रॉबस्ट करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों ज़रा हम UPI के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों ये एक एडवांस वर्जन है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का। IMPS दोस्तों हम यूज़ करते होंगे जब हम पैसा 1 लाख या 5 लाख से कम ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं तो पैसा तुरंत चला जाता है। हालांकि कुछ केसेस में थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन इसी का एडवांस वर्जन है UPI में पैसे तुरंत चले जाते हैं। आप चाहे कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, कितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, 1 लाख से कम, वो तुरंत चले जाते हैं। और ये मल्टीपल बैंक्स मतलब को पावर्ड करते हैं। जैसे मतलब आप स्टेट बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ आपने बटन दबाया, उधर आपके अकाउंट में वो राशि दिखने लगी। तो मतलब इतना कारगर है ये UPI। और ये जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसका एक बिगेस्ट सब्सिडियरी है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों और भी जो पेमेंट सिस्टम्स है उनको चलाता है, जैसे नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम IMPS,
आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये सब के बारे में आप सुने होंगे। लेकिन इन सब का बाप है यूपीआई। यूपीआई लगभग हर आदमी यूज़ करता है, चाहे वो कहीं भी हो। तो ये एनपीसीआई का सबसे बड़ा एक सब्सिडियरी है और इसका यूज़ सबसे लार्ज स्केल पे हो रहा है। अब दोस्तों एनपीसीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनपीसीआई दोस्तों एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है, और ये इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई की एक पहल पे बना था, और 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। तो दोस्तों ये एक्ट याद रखिएगा, इसका डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी पीसीएस वगैरह में पूछा जा सकता है। और ये दोस्तों एक कंपनी बॉडी है जो सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 नाउ सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में वो आती है। और ये दोस्तों एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है पूरे बैंकिंग सिस्टम को, फॉर फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इवन जो आप फिजिकल पेमेंट भी बैंक में जाके करते हैं वो एनपीसीआई के थ्रू ही सेटल की जाती है। तो दोस्तों ये एक फिजिकल और जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई से, चाहे भारत बिल पेमेंट, चाहे किसी से भी करें, वो एनपीसीआई ही सेटल करती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं एनपीसीआई कितनी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल पेमेंट्स को गाँव तक, आखिरी आदमी तक पहुँचा रही है, और इस काम में उसका पूरा मदद कर रही है यूपीआई। चलिए दोस्तों अब अगली खबर पे आते हैं। व्हाट इज़ द कंटेंशन बिटवीन कोल इंडिया एंड सीसीआई। दोस्तों हाल ही में सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोल इंडिया लिमिटेड पे, सीआईएल पे 591 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। सीआईएल से नाराज़ हो गई कि भाई क्यों जुर्माना ठोका। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि भैया तुम जो है कोल को 80% यहाँ हिंदुस्तान में 80% कोल पे तुम्हारा राज है, तो आपने जो नॉन कुकिंग ग्रिड कोल जो पावर प्लांट्स को, पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी को सप्लाई किए हैं, उनके जो क्लॉज हैं, उनके जो टर्म्स हैं वो ओपेक हैं, और आपने इससे मार्केट में जो कंपटीशन है उसको कम किया है, और आपने मोनोपोलिस्टिक जो एक कैरेक्टर है उसको दिखाया है। तो इसमें क्या है कि आपने जो नॉन कुकिंग कोल बेचने का आपका जो एग्रीमेंट है उसको ब्रीच किया है, उसमें आपने मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर दिखाया है, और आपके जो भी टर्म्स ऑफ सेल है वो ओपेक हैं, वो पता नहीं है, वो आप अपने मन से बनाते हैं और अपने मन से आप बेचते हैं, क्योंकि 80% जो कोल रिसोर्सेज हैं उनको आप कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों जो टर्म्स था, जो पावर प्लांट्स थे वो सीसीआई के पास गया और कहे कि भाई देखिए ये जो टर्म्स है इनके, ये नॉन कुकिंग कोल बेचने का जो परचेजिंग एग्रीमेंट है उससे नॉन कुकिंग कोल जो बेच रहे हैं वो बहुत ओपेक है, और ये हमको महंगे दाम में, मतलब कॉस्टली बेच रहे हैं ये। अब इस पर कोल इंडिया लिमिटेड क्या कही नहीं, हम देखिए 80% कोल को हम देश में कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें, सबको दें। ऐसा ना हो कि एनटीपीसी हमसे सारा कोल ले जाए और आदित्य बिरला की जो पावर फर्म है वो आए तो उसको कोल ही ना मिले। तो हम ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए हम इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, दोनों पार्टी कोर्ट में चली गई, और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, फिर कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से, सॉरी दोस्तों, फिर कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि देखिए ऐसा है कि हम जो है वो सीसीआई के परव्यू में हम नहीं आते हैं, हम सीसीआई के परव्यू से बाहर हैं, कोल इंडिया लिमिटेड का ही, क्योंकि हम एक पब्लिक कंपनी है जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, आप जो है आप सीसीआई के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, आप प्रॉफिट बनाते हैं, आप कोल लेते हैं, उसको बेचते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं, तो आप सीसीआई एक्ट के अंदर तो आएंगे ही। तो एक तरह से कोल इंडिया लिमिटेड ये केस हार गया। अब दोस्तों इतनी बातें हो गई, तो हम थोड़ा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर लें। कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों एक स्टेट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी है, जिसके पास 80% कोल प्रोडक्शन है इंडिया का, जैसे कि मैंने आपको बताया। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। 2011 में दोस्तों इसको महारत्न स्टेटस मिला था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और इसको 1975 में बनाया गया था। वहीं कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और वो कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन मार्च 2009 से ये कंस्टिट्यूट की गई है, और 9 मार्च 2009 से ये काम कर रही है। दोस्तों पहले
MRTP एक्ट था 1969 में, जिसको मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट भी कहते थे, उसकी जगह इसको रिप्लेस किया गया और इसको रिप्लेस किया गया राघवन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार। दोस्तों इसमें ये कंपटीशन कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो दोस्तों ये थोड़ा एक फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड और CCI की बात हुई है तो ये फैक्ट्स हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों नॉन कुकिंग कोल क्या होता है? दोस्तों नॉन कुकिंग कोल 2 कोल होते हैं, कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल। दोस्तों नॉन कुकिंग कोल वो कोल होता है जो पावर प्लांट्स में पावर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है और इसका ऐश कंटेंट कुकिंग कोल से ज़्यादा होता है। दोस्तों ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है इसमें, तो ये भी थोड़ा सा आज जानकारी आपको रखना ज़रूरी है। एक बार UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था और ये पावर प्लांट्स के अलावा भी आयरन स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्री में नॉन कुकिंग कोल का यूज़ किया जाता है। न सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड इसको हमको देती है, हम इसको बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। दोस्तों अब चलिए एक ऑब्वियस से खबर पे आते हैं कि इंडिया ने US ने एक UNSC में एक प्रपोज़ल रखा साजिद मीर नाम के जो पाकिस्तानी आदमी है उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। ये एक टेररिस्ट है और ये लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है। इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए एक UNSC में प्रपोज़ल रखा जिसको चाइना ने ब्लॉक कर दिया। तो ये तो होता रहता है, चाइना इसको ऐसे चीज़ों को ब्लॉक करती रहती है और उसके रीज़न बहुत वियर्ड होते हैं, क्योंकि वो उसको लगता है कि जो US है वो ज़बरदस्ती पाकिस्तान के आम नागरिकों को इन लिस्ट में डाल के उन्हें परेशान कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान उनका ऑल वेदर फ्रेंड है। तो वो इस पे अभी रिव्यू करेंगे कि क्या ये इस आदमी को हमें इस लिस्ट में डालना चाहिए कि नहीं। अब हम दोस्तों किस लिस्ट की बात कर रहे हैं? इस लिस्ट का कुछ नाम तो होगा। तो दोस्तों इस लिस्ट का नाम है 1267 अल-कायदा सैंक्शन कमेटी का लिस्ट जो है 1267 अल-कायदा सैंक्शंस कमेटी एक लिस्ट बनाती है जिसमें इन आतंकवादियों को डालती है जो कि लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हैं। उनके जो अकाउंट्स हैं वो सीज कर दिए जाते हैं, उनके ट्रांजैक्शन और स्विफ्ट सिस्टम में उनकी एंट्री पे एकदम बैन लग जाता है। तो इनके लिए बहुत खासी समस्या होगी। तो दोस्तों इस लिस्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं, ये कमेटी और ये लिस्ट है क्या। UNSC 1267 कमेटी, ये दोस्तों 1999 में इसको पहली बार सेटअप किया गया था और 2001 के ट्विन टावर के हमले के बाद इसको और स्ट्रेंथन किया गया था। इसको अब हम जानते हैं दाइश एंड अल-कायदा सैंक्शन कमेटी। इसमें पहले मेनली अल-कायदा के जो आतंकवादी थे वो थे इस कमेटी की लिस्ट में ज़्यादा थे। और लेकिन अब ये फुल ऑफ पाकिस्तानी नेशनल एंड रेजिडेंट्स की, इसमें खाली पाकिस्तानी नेशनल्स और रेजिडेंट मिलेंगे आपको और उसमें ज़्यादा कोई मिलेगा नहीं। और इसमें इतने ज़्यादा हो गए हैं कि चाइना भी ऊब चुकी है कि यार कितने पाकिस्तानी डालोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के सारे जितने भी नागरिक हैं वो इस लिस्ट में दिख जाएंगे आपको। और दोस्तों इसमें जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर है UNSC के वो रहते हैं, लेकिन वीटो पावर जो 5 आपके जो परमानेंट मेंबर है उन्हीं के पास रहती है। तो जब US ऐसा कुछ मूव करती है तो उसको चाइना ब्लॉक कर देती है दोस्तों। तो ये खबर थी। अब अगली खबर पे हम आते हैं। इंडिया फर्स्ट mRNA वैक्सीन अगेंस्ट ओमिक्रॉन अप्रूव। दोस्तों अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था कोरोना का, जिसने काफ़ी हद तक इन्फेक्शंस फैलाए थे। हालांकि काफ़ी मौतें उससे नहीं हुई थी, ये बहुत ही इन्फेक्शियस वेरिएंट था, लेकिन इन्फेक्शंस हमारे देश में जिसको हमने थर्ड वेव कहा था उसमें कुछ हद तक फैल गया था। तो इसके अगेंस्ट में जो फर्स्ट mRNA वैक्सीन है उसको अप्रूव किया गया है। उसका नाम क्या है दोस्तों? गेमकोवैक OM। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। गेमकोवैक OM क्या है दोस्तों? इसको पुणे के जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने बनाया है और ये एक mRNA वैक्सीन है। दोस्तों mRNA वैक्सीन क्या होता है ये जानने की कोशिश करते थे। दोस्तों मैक्सिमम जो वैक्सीन्स हैं वो वीकेंड और डेड बैक्टीरिया या वायरस रखते हैं, वो वायरस शरीर में जाता है और हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है। लेकिन mRNA में क्या होता है दोस्तों? इसमें एक RNA होता है जो वायरल प्रोटीन बनाता है और वो वायरल प्रोटीन जो होता है दोस्तों वो जो एक्चुअल वायरस है उसके आउटर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको मैच करता है। अब दोस्तों ये जब मैचिंग प्रोटीन है वो जब हमारे इम्यून सिस्टम में आता है, जो हमारे सेल्स में आता है, तो उसको हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो पहचान जाती है। उसे लगता है कि वो तो वही वायरस प्रोटीन है जो असली वायरस में होता है और वो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उनसे लड़ने के लिए। तो एक तरह से ये ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर में, जिससे कि हम
ओमिक्रॉन की जो असली वायरस हैं उनसे लड़ पाते हैं। तो हमारे शरीर में ये एंटीबॉडीज़ ये mRNA वैक्सीन प्रोड्यूस कर देता है ओमिक्रॉन वायरस के अगेंस्ट, जिससे हमें लड़ने में इस रोग से, इस वायरस से लड़ने में आसानी होती है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जेमकोवैक OM देश का पहला mRNA वैक्सीन अब बन गया है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको किसने बनाया है? पुणे की जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने। चलिए दोस्तों अगली खबर पे आते हैं। अमित अग्रवाल जो हैं उनको आधार अथॉरिटी का CEO बनाया गया है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी जो है इंडिया की, उसका CEO अमित अग्रवाल को बनाया गया है। ये एक वन लाइनर खबर है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। जो भी वनडे और UPPCS की तैयारी कर रहे हैं उनको तो खासकर। NABFID आइज ऑन 60,000 करोड़ लोन बुक बाय मार्च 2024। दोस्तों NBFID क्या है दोस्तों? इसको कहते हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। दोस्तों ये बैंक जो है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए फाइनेंस जुटाने के लिए एक बहुत ही बड़ा बहुत ही कारगर बैंक और फाइनेंसिंग ये है इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे देश में 60 करोड़ रुपए का लोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है मार्च 2024 तक। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। जो NBFID है दोस्तों, उसको NBFID एक्ट 2021 के द्वारा बनाया गया था और ये कॉरपोरेट बॉडी है जिसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1 लाख करोड़। मतलब ये इतने लोन्स 1 लाख करोड़ तक के लोन्स देगी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओन करती है। अभी 100% शेयर्स इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जिसको फ्यूचर में 26% तक रिड्यूस करने का सोचा जा रहा है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जो कि भारत में ही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। इसी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करेगी और उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। या तो वो किसी पार्ट में भी हो सकते हैं या संपूर्ण भारत में भी हो सकते हैं। अब दोस्तों ना सिर्फ ये एक फंडिंग प्रपोजल से या एक फंडिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देगी, ये बॉन्ड्स लोन और डेरिवेटिव्स के माध्यम से भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करेगी, ताकि इसमें भी पैसों की वैल्यू बढ़ती रहे और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंडिंग है उसमें भी कोई रुकावट ना है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको इतना जानना है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, गवर्नमेंट में इसका कितना शेयर है और ये एक्चुअली में काम क्या करती है। अगली खबर पे आते हैं दोस्तों। क्लाइमेट ब्रेकडाउन, द आर्टिक कुड बी आइस फ्री बाय 2030। दोस्तों ये एक आर्टिकल निकला है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो आर्टिक हमारा है, आर्टिक क्षेत्र है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर का जो आर्टिक क्षेत्र है वो 2030 तक आइस फ्री हो सकता है। और एक टर्म का दोस्तों यहाँ यूज़ किया गया है, ब्लू ओशन इवेंट। ब्लू ओशन इवेंट दोस्तों ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ब्लू ओशन इवेंट होता क्या है दोस्तों? ब्लू ओशन इवेंट होता है कि जब सी का जितने आइस हैं वो सब डिसअपेयर हो जाते हैं और जो सरफेस का कलर है वो वाइट से ब्लू हो जाता है। मतलब कि जैसे ये अर्थ है, यहाँ सिर्फ वाइट कलर है और इस वाइट कलर में सिर्फ आइस है, लेकिन वार्मिंग की वजह से ये वाइट कलर जो है वो सारे आइस मेल्ट हो गए, अब इसका कलर ब्लू हो गया जैसे कि बाकी ओशंस का है। तो इसे हम कहते हैं ब्लू ओशन इवेंट। तो अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2030 तक ये ब्लू ओशन इवेंट हो सकता है और सारे जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो आर्टिक ओशन है उसके सारे जो आइस है वो डिसअपेयर हो जाएंगे, पिघल जाएंगे और सिर्फ यहाँ ब्लू वाटर रह जाएगा। अब दोस्तों आर्टिक आइस मेल्टिंग क्यों हो रही है, इसका क्या रीज़न है? तो देखिए सबसे पहला रीज़न दोस्तों है एल्बिडो फीडबैक लूप। एल्बिडो क्या होता है दोस्तों? जो आइस हमारे धरती पे है वो सूर्य की शॉर्ट वेव जो किरणें आती हैं उन्हीं को वो रिफ्लेक्ट कर देती है शॉर्ट वेव्स में ही, तो उनका हीटिंग इफेक्ट कुछ होता नहीं, तो उससे ग्लोबल जो वार्मिंग है वो कम हो जाती है। लेकिन जब ये आइस मेल्ट करती हैं तो यहाँ ब्लू पानी हो जाएगा। अब जब ब्लू पानी हो जाएगा तो वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी और इसको ये शॉर्ट वेव की जगह लॉन्ग वेव रेडिएशंस भेजेंगी, जिससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। और ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगा तो ये आइस और मेल्ट करेंगे, तो ये एक फीडबैक लूप की तरह हो जाएगा, जिससे हमारी जो आइस है वो मेल्ट करती जाएगी। तो पहला ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारी आर्टिक आइस
मेल्ट होती जा रही है, मतलब एक थोड़ा सा मेल्ट हुआ तो वो और एसेंचुएट कर देगा प्रोसेस को। फिर डार्कर ओशन सरफेस, जैसे कि मैंने बताया, ये जो ओशन सरफेस है वो आइस से ज़्यादा डार्क होते हैं, मतलब आइस वाइट होता है, ओशन सरफेस ब्लू होते हैं। वाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है सन को, ब्लू कम रिफ्लेक्ट करता है। ब्लू एब्जॉर्ब कर लेता है सन रेज को और उससे वो हीटिंग करता है, तो जिससे हमारे ग्रीन हाउस गैसेस उस हीट को कैप्चर करती हैं और वार्मिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये डार्कर ओशन सरफेस जो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से भी हमारे आर्टिक आइस मेल्टिंग की जो इवेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हमारे वेदर इवेंट्स भी बहुत एक्सट्रीम हो रहे हैं, जैसे हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, विंड बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जैसे पोलर वॉर्टेक्स का आपने नाम सुना होगा बहुत, तो वो भी एक तरह का विंड जो बहुत तेज़ चल रहे हैं और वहाँ की आइस को तोड़ने में और उनको डिग्रेड उनका 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 वेदर उनको वेदर करने में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। और ओशन करेंट्स भी अब वार्म हो रही हैं, जिसकी वजह से आइस मेल्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये इन सब कारणों की वजह से आर्टिक का जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और उसका इस मेल्ट होने की जो उसकी गति है वो बढ़ गई है। और 2030 तक से साइंटिस्ट ये अनुमान लगा रहे हैं 2030 तक कि पोलर आइस जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो मेल्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा हिंदू एनालिसिस। हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, कल हम हाजिर होंगे 22 जून के डेली हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।